और आज की इस क्लास में क्लास 10 सोशल साइंस के वो सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जिन प्रश्नों के 2023 बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा चांस हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए अंत तक। स्टूडेंट्स, सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड में आने के सारी के संभावना है। तो बने रहिए अंत तक। तो बने रहिए अंत तक। और आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड में जिन जिन प्रश्नों के आने के सारी संभावनाएं हैं वो प्रश्न आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि मेरा पहला प्रश्न क्या है और सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर होंगे। तो चलिए बात करते हैं मेरा जो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है, मतलब कैसा राज्य नहीं है, संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य नहीं है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन संघीय। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कैसा राज्य नहीं, संघीय राज्य नहीं है। संघ यहां पर लिख लेते हैं कि ये लिखा है संघीय राज्य नहीं है। अब चलिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है, तो संघ वाला राज्य कौन सा नहीं है उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नंबर का ऑप्शन दिया है मणिपुर और नंबर का ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश और नंबर का ऑप्शन दिया है दिल्ली, फिर नंबर घा ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, ये आपका देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न में अगर आप लोग राइट आंसर छांट लेते तो आपको पूरे के पूरे आंसर मिल जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए, दिल्ली जो है ये एक संघीय राज्य नहीं है। अब चलिए बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है, तो जो आपका दिल्ली जो हो गया ये एक संघीय राज्य नहीं है। इस पर आपको टिक लगा देना है। और जिसमें हम आपके स्टूडेंट से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आज की इस क्लास में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। समझ लीजिएगा स्टूडेंट, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। आप चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर मेरा 2 देखिए क्या करे कि जो भारत जो है किस वस्तु का निर्यातक नहीं करता है। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है। वस्तु का निर्यातक नहीं है या फिर निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हम आज की इस क्लास में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सारे इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इतना समझ लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। अब चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नंबर का ऑप्शन हो गया आपका कॉफी, नंबर का ऑप्शन हो गया आपका उर्वरक। अब देखिए नंबर का ऑप्शन हो गया आपका चाय, फिर नंबर का ऑप्शन हो गया आपका तंबाकू। ये देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको राइट आंसर छांटना होगा। तो चलिए आपको बता देंगे कि इस का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्वरक। जो भारत जो है वो किस वस्तु का निर्यातक नहीं करता, तो भारत जो है वो उर्वरक का निर्यातक नहीं करता। इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आएगा। आप देखिए हम 2 प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल है तो आपको इसमें से छांटना है कि कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल है। चलिए अब देखिए खरीफ की फसल में कौन कौन आते हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रश्न मेरा 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। चलिए नंबर का ऑप्शन दिया आपका चना, नंबर का ऑप्शन दिया आपका धान, नंबर का ऑप्शन दिया कपास और खा ऑप्शन दिया है खा तथा गा दोनों। यानी कि जो खा वाला है और गा वाला जो है ये दोनों खरीफ की फसलें हैं क्या। इसमें देखिए कई सारे छात्र जो होते हैं वो जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब धान पर ही टिक लगा देते हैं, इसके कारण उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें पेपर में। तो चलिए बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घा नंबर हो जाएगा, इस पर टिक का लगा लीजिएगा। ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि खा तथा गा दोनों। अब चलिए अब प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि जो मेरा प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न नंबर 4 क्या है कि निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती। काली मिट्टी जो है वो किस राज्य में पाई जाती है। ये आपका देखिए प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में किस फसल को उगा सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं।
तो यहाँ पर हमने बात की कि जो काली मिट्टी जो है आपकी, जो काली मिट्टी जो है वो किस राज्य में पाई जाती है, आप लोगों को बताना है। जो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त जो मतलब फसल है उसका नाम बताएं जल्दी से मुझको। तो इसका का ऑप्शन दिया है झारखंड, गा ऑप्शन दिया है बिहार, खा ऑप्शन दिया है गुजरात, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात पर टिक लगा लेंगे आप। चलिए, इतने महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात की और अब हम आपके स्टार्ट करते हैं कौन से प्रश्न। ये थे आपके बहुकल्पी प्रश्न, ये आपके बहुकल्पी प्रश्न थे। आप चलिए अब आपके स्टार्ट होंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। अब जितने के जितने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अति लघुत्तरी प्रश्नों पर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर 4 तक हम बात कर चुके हैं, या फिर आप इन सब सारे के सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर हम लाते हैं आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी कौन से अति लघुत्तरी प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न आप देखिए, प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न अब आपके सामने आ चुका है। अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र। आप चलिए अति लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करो। जो अर्थव्यवस्था की जो असंगठित जो क्षेत्र में हमको क्या करना है कि जो अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वहां पर हमें क्या करना है, श्रमिकों की किन्हीं 3 हमें वहां पर समस्याएं बतानी है। तो चलिए हम वहां पर आपको 3 समस्याएं बताते हैं कि जो श्रमिक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स चलिए कि श्रमिकों को कम वेतन मिलता है। चलिए श्रमिक जो होते हैं वहां पर उनकी जो एक समस्या है कि उनको कम वेतन दिया जाता है। ये देखिए एक मेन समस्या होगी श्रमिकों की कि जो श्रमिक जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको कम वेतन दिया जाता है। इतना समझ लीजिएगा आप। चलिए ये आपके 3 मुख्य समस्याएं हमको बतानी है, 3 मुख्य समस्याएं बतानी है। तो पहली आपकी जो समस्या होगी वो क्या समस्या है कि श्रमिकों को कम वेतन मिलता है और प्रायः यह नियमित नहीं होता है, मतलब उनको कम वेतन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, मतलब ऐसा होता है यहाँ पर देखिए। अब चलिए ये एक पहली समस्या हो गई। अब सेकंड जो आपकी समस्या है वो देखिए, सेकंड जो समस्या वो देख लीजिएगा, जो आपकी जो दूसरी समस्या है। अब चलिए जो सेकंड जो समस्या है वो समस्या देख लेते हैं कि जो श्रमिकों का रोजगार अनिश्चित होता है, मतलब उनको रोजगार कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसा कहा गया है इसमें। चलिए श्रमिकों का जो रोजगार जो होता है वो अनिश्चित होता है। अब चलिए अब देखिए कि श्रमिकों, अब नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। दो समस्याओं के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो इसकी थर्ड जो तीसरी समस्या है, तीसरी समस्या देख लीजिए क्या है कि श्रमिकों को सवेतन छुट्टी तथा बीमारी के कारण अगर कोई श्रमिक अगर बीमार हो जाता है और अगर वो श्रमिक अगर छुट्टी लेना चाहता है तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है, ये एक समस्या है। तो देखिए अगर देखिए ये मुख्य 3 समस्या है श्रमिकों को। अब देखिए श्रमिकों को कम वेतन मिलता है, श्रमिकों का रोजगार अनिश्चित होता है, कभी रोजगार मिलता है कभी नहीं मिलता है, श्रमिकों को छुट्टी कम मिलती है। इस तरीके से आपको 3 टॉपिक बनाकर लिख देने हैं। अब चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की, अब देखिए यहाँ पर जो श्रमिकों की 3 समस्याएं थी, अब आपको बताना भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो चलिए हम आपके सामने वर्णन करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की 3 समस्याएं हम लेकर आए हैं, तो आपको किस तरीके से लिखना है। चलिए पहली विशेषता है कि सरकार का निर्माण किस तरह है, जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो सरकार का जो निर्माण जो होता है, ये भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है कि जो सरकार का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, मतलब जन द्वारा होता है, जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इतना समझ लीजिए कि एक आपकी एक विशेषता होगी। अब इसकी जो सेकंड जो विशेषता है वो क्या विशेषता कह रहा है कि राजनीतिक सत्ता। अब जो राजनीतिक सत्ता जो हो गई और सत्ता की प्राप्ति के लिए, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए क्या है कि यहाँ पर एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। चलिए इतना समझ लीजिए। ये नंबर 2 के बारे में हमने बात की थी कि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों की मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। अब देखिए अब नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि नंबर 3 भारतीय लोकतंत्र की 3 समस्याएं और तीसरी जो समस्या है यहाँ पर क्या समस्या है कि
चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। जो चुनाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कहने मतलब मताधिकार और के आधार पर समय समय पर होते हैं। अब जो नंबर 7 जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न को और देख लीजिएगा और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और चलिए प्रश्न नंबर पहले 4 को देख लीजिएगा क्या करें। प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा क्या करें कि पहले हमको क्या करना है कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताने हैं। अब चलिए पहले हमको क्या करना है कि जो भारत की जो 4 रबी की फसलें हैं और जो 4 खरीफ की फसलें, पहले हमको यहाँ क्या करना है कि भारत की पहले हमको 4 रबी की फसलें बतानी है, फिर 4 खरीफ की फसलें बतानी है। चलिए पहले हम बात करते हैं भारत की 4 रबी की फसलें। तो आपकी गेहूं हो गई, जौ हो गया, मटर हो गए, चना। गेहूं, जौ, मटर, चना, ये कैसी फसल है भारत की? ये रबी की फसलें हैं। ये आपसे स्टूडेंट्स बोर्ड में पूछा जा सकता है। चलिए अब देखिए खरीफ की फसलें कौन सी हैं। चावल हो गया आपका। चलिए खरीफ की फसल में देख लीजिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।